तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत अंतर क्या है, इसके कितने जो है मतलब सीटेट में जो ये कौन कौन से टॉपिक बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी इस वीडियो में आज की वीडियो में कराने वाला। सीडीपी बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है किसके लिए, जो पेपर 1 और 2 की तैयारी कर रहा है। और ये जो है 8वां वीडियो है हमारा। इससे पहले मैंने टोटल 7 वीडियोज बना रखे हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हो, हमने प्ले बना रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, पढ़ने से पहले पढ़ना क्या है ये पता चल जाए तो हमारी कुल कितनी अच्छी बात होती है। ये डायलॉग मैं हर वीडियो में मार चुका हूँ और आप जो है बहुत बार सुन चुके हैं। खैर देख लेते हैं आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत अंतर, व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या क्या, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों में क्या क्या होती है। उसके बाद शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत अंतर मतलब क्या क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स में मतलब कहाँ कहाँ से उनमें जो ये सारी डिफरेंसेस आती हैं। उसके बाद है प्रभावी शिक्षक तकनीक यानी इफेक्टिव पेडागोजिकल वेज हम आपको बताएंगे। उसके बाद समता समूहन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एबिलिटीज ग्रुपिंग। उसके बाद शैक्षणिक अनुप्रयोग यानी कि जो भी अगर कुछ मतलब नेगेटिव है तो उसका हम शैक्षणिक अनुप्रयोग मतलब उसको जो है क्या हम उसमें जो है सुधार कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो भाई आपके सामने जो हमारा जो है इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक आपके सामने व्यक्तिगत अंतर यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम जान लेते हैं। देखो भाई, व्यक्तिगत भिन्नताएं उन विशेषताओं को दर्शाती है जो दो व्यक्तियों को एक दूसरे से अलग करती है। अब मैं आपको एक उदाहरण के रूप से मैं आपको बताऊं तो लाइक आप हो और आपकी बहन है, आपके जो है मतलब आपका भाई है, तो क्या आप दोनों सेम हो? नहीं हो ना। आप में कुछ ना कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं, आप में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है कुछ ना कुछ। मतलब कि ये सारे सेकंड पॉइंट भी ये अच्छे से क्लियर करता है कि ये भिन्नताएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक स्तर पर हो सकते हैं। यानी कि आप शारीरिक रूप से एक हो, क्या आपकी बहन और आप जो है बिल्कुल एक जैसे दिखते हो? नहीं ना। क्या आपके सोचने का तरीका एक जैसा है? मानसिक नहीं ना। क्या आप जो समाज में जो चीजें कर रहे हो क्या वो चीजें एक जैसी है? नहीं ना। क्या आप भावनात्मक रूप से एक तरीके से मतलब जैसे मतलब आपकी बहन बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है, आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हो, क्या आप दोनों में जो ये सारी सिमिलरिटीज होती है? नहीं ना। कहीं ना कहीं तो आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप में पाई जाती है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट है शारीरिक भिन्नताएं जैसे कि रंग, चेहरे का आकार या आवाज। मतलब लड़के की जो आवाज होती है थोड़ी सी मोटी होती है, लड़की की जो है थोड़ी सी सुरीली होती है। तो ये सारी चीजें जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलती है। इसमें और भी पॉइंट है, वो भी हम देखते हैं अभी। उसके बाद इसी में कुछ और पॉइंट है, मानसिक व भावनात्मक भिन्नताएं जैसे सोचने समझने का जो तरीका है वो कभी भी दो लोगों का एक जैसा नहीं हो सकता है। उसके बाद है सामाजिक भिन्नताएं जैसे शिक्षा हो गया और संस्कृति हो गया, व्यक्तिगत अनुभव हो गए। तो ये सारी चीजें जो है एक व्यक्ति को जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है मतलब व्यक्तिगत अंतर में जो है भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे लड़की क्या सोच रही है, अरे भाई साहब मोमोज, मेकअप, लिपस्टिक, अरे बाप रे बाप। शाम को पढ़ाई खत्म होने के बाद एक प्लेट मोमोज मिल जाने की खुशी जो है वो प्याजे भी डिफाइन नहीं कर सकते जो लड़कियों की खुशी है। इसका भी सिद्धांत अभी तक किसी ने नहीं दिया है। तो भाई अगर आप सबको पता है लड़कियों क्या सिद्धांत हो सकता है इसका, आपकी खुशी का, तो वो मुझे जरूर कॉमेंट करें। चलो भाई बहुत मजाक हो गया, अब पढ़ लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा टॉपिक है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत अंतर यानी इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स। लर्नर्स यानी आप में और हम में भी जो है दो ही प्रकार के जो है मतलब हमारे अंदर जो व्यक्तिगत अंतर होते हैं। एक तो आनुवांशिक यानी कि जो जेनेटिक बेस के ऊपर होगा, और दूसरा होगा अर्जित जो हम अपने समाज से, पर्यावरण से अर्जित करते हैं। दो ही तरीके के जो है डिफरेंस आप में पाए जाते हैं। लेकिन हम जो है छोटे बच्चों को लेकर पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे शिक्षार्थियों का वर्णन कर रहे हैं। तो देखो भाई, आनुवांशिक यानी इनहेरिटेड कौन कौन से होते हैं, इस पे आपका जो है कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन जो अर्जित है उसको जो है आप सही कर सकते हो। जैसे कि आनुवांशिक में शारीरिक हो गया, शारीरिक में क्या होगा, जैसे आपके शारीरिक आकार, जैसे आपका शरीर का आकार है, रंग है, कोई काला है कोई गोरा है, किसी के जो है रंग रूप, बालों के कलर, आंखों का रंग, इससे जो है शारीरिक से जो है पता चल जाता है। उसके बाद जो है मानसिक, इसमें आपके बुद्धि का स्तर पता चल जाएगा। अगर आपके माँ बाप की बुद्धि मतलब ठीक ठाक है तो आपकी भी बुद्धि जो है बिल्कुल मंद नहीं होगी, एवरेज बुद्धि जो है होगी। बुद्धि का जो एक चैप्टर भी है वो मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, मल्टीपल इंटेलिजेंट हार्वर्ड गार्डनर का, तो वो बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो इससे जो है ये हमारे जो है आनुवांशिकता में आ जाता है। इसके और भी पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। उसके बाद हेरिडिटी में नेक्स्ट पॉइंट है स्वभाव, यानी आपका स्वभाव किस प्रकार का होगा। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो जो मैं बोल रहा हूँ इस चीज को आप जो है नोट्स में बनाना। आपका स्वभाव किस प्रकार का होगा यह भी जो आपके आनुवांशिकता पे ही निर्भर करता है। लाइक अगर आपके पापा का जो मतलब थोड़ा गुस्सा है या आपकी मम्मी का गुस्सा थोड़ा ज्यादा है, उनका टेम्परामेंट जो बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप भी गुस्सैल वाले बन सकते हो। आपको वो जो है सारे जो जीन है वो आपके अंदर भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें, इस पे देखो आपका कंट्रोल नहीं है। जो आपकी हेरिडिटी से जो भी चीज आपको मिल रही है, जो भी गुण मिल रहे हैं, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। इस पे जो है आप बिल्कुल भी हेर फदल जो मतलब हेर फदल कह रहा हूँ,
फेर बदल नहीं कर सकते हो, लेकिन अब जो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है अर्जित, यानी जो एक्वायर करोगे इसमें आप जो है बदल सकते हो। ये पर्यावरणीय कारणों की वजह से होता है, जो कि आप पर्यावरण से जो है अर्जित करते हैं अपने समाज में। उसके पहला है पॉइंट सामाजिक। सामाजिक में क्या है, बच्चा काफी सारी चीजें अपने परिवार, समुदाय यानी कम्युनिटी व समाज से सीखता है, जैसे व्यवहार करना, बात करना, समाज में रहना। ये सारी चीजें किसने आपको सिखाई है? किसी ने तो सिखाई होगी। तो बच्चे को भी जो है उसी प्रकार से जो वो सारी चीजें अपने समाज में रहते हुए सारी व्यवहार, बात करता है, समाज में रहता है, कैसे क्या सही गलत सब कुछ जो है समाज से अर्जित करता है। अब इसी का एक नेगेटिव पॉइंट, अगर समाज में गंदे लोग हो, नेगेटिव लोग हो, तो बच्चा क्या चीजें अर्जित करेगा? वो सारी चीजें नेगेटिव अर्जित करेगा। अगर इसी का पॉजिटिव पॉइंट ले, अगर समाज में अच्छे लोग हो, विद्वान लोग हो, पढ़े लिखे लोग हो, लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर ये सब हो, तो क्या होगा? बच्चे का जो है मस्तिष्क है उसी हिसाब से जो है उसका सामाजिकरण होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक क्या है? सांस्कृतिक माहौल में बच्चा अपनी पुरानी संस्कृति व नई संस्कृतियों को सीखता है, उनके रहन सहन, तौर तरीके को जो है अपनाता है। आपने देखा है जो दिवाली हम मनाते हैं, जो हम छठ पूजा मनाते हैं, हमारे जो पूर्वांचल भाई लोग हैं, इनफैक्ट मैं भी पूर्वांचल से ही हूँ, तो मैं भी छठ पूजा मनाता हूँ। उसके बाद और भी जैसे कि अगर आप साउथ में जाओ तो वहाँ पे ओणम वगैरह, पोंगल वगैरह ये सारी चीजें मनाई जाती है। तो ये क्या है? ये सारी चीजें जो हमारे सांस्कृतिक माहौल है, ये हमारी संस्कृति है, हमारे जो है हम जो है ये सारी संस्कृतियों को सीखते हैं। उनसे जो है हमें क्या मिलता है? उनसे हमें रहन सहन का तरीका हमें पता चलता है। उसके बाद है शैक्षिक। बच्चा शैक्षिक स्थान पर जाकर अपने ज्ञान और कौशलों में वृद्धि करता है, तो ये सारी चीजें जो है व्यक्तिगत अंतर में आते हैं। तो आपको समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? व्यक्तिगत अंतर हमारे अंदर क्या क्या है? दो तरीके से हमारे अंदर व्यक्तिगत अंतर आती है। पहला तो कोई भी फॉर एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं, कोई भी बच्चा है, एक बच्चे को ले लेते हैं। एक बच्चे का जो है उसका जो है आनुवांशिक जो हेरिडिटी से भी उसको अच्छे गुण मिले हैं, और एक बच्चा है जो उसको हेरिडिटी से जो उसको टेम्परामेंट, गुस्सा और ये सारी चीजें, वो रंग में भी काला है, ये सारी चीजें मिली है। तो दोनों बच्चों में डिफरेंस हो गया। एक गुस्सैल है, एक का रंग वाइट है, एक का रंग गोरा है, तो दोनों में डिफरेंस हो गया। उसके बाद अगर हम पर्यावरणीय कारक पे आ जाते हैं, इसमें हमारे समाज में किस तरीके से हम समाज में रह रहे हैं, वहाँ का जो किस तरीके से हमारा कल्चर है, सांस्कृतिक चीज़ें क्या है, तो इससे भी जो जरूरी थोड़ी है जो पूर्वांचल के बच्चे हैं और जो साउथ इंडिया के बच्चे हैं दोनों सेम होंगे, नहीं होंगे। दोनों की संस्कृति में चेंज होगा, तो वहाँ भी जो उनके जो बोलने में, व्यवहार में, ये सारी चीज़ें जो वहाँ भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद जो बच्चे शैक्षणिक स्थान पे जाते हैं, अगर कोई मतलब अच्छे घर से है, वो अच्छे जो है मतलब इंस्टीट्यूशन में जाता है, अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में जाता है, और कोई बच्चे जो है मतलब उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, तो दोनों में तो भाई डिफरेंस होगा ना, ज्ञान में डिफरेंस होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावी शैक्षणिक तकनीक, यानी कि वो कौन कौन सी तकनीकें है जो प्रभावी तरीके से जो हम बच्चे को दे सकते हैं, यानी इफेक्टिव पेडागोजिकल वेज, कौन कौन से वेज हो सकते हैं जो आपको भी जो है जब अगर टीचर बन जाते हैं तो आपको भी जो बच्चे को जो है इन्हीं तरीके से जो है बच्चे को जो है शिक्षण देना है। सहयोगात्मक शिक्षण यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है। इस शिक्षा पद्धति में बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर कोई काम करते हैं और किसी भी चीज़ को जल्दी सीखते हैं। जब वो सहयोग, जैसे कि मतलब दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, एक ग्रुप है बच्चे का, वो क्या कर रहे हैं, अगर उसको कुछ नहीं आ रहा तो वो उसको बता रहा है, वो उसको कुछ नहीं आ रहा तो वो तीसरे को बता रहा है। ऐसे करके सहयोग से जो कोई भी चीजें सीखते हैं ना बच्चे, तो यहाँ पे जो बच्चा मतलब एक्टिव है तो वो जल्दी चीजें जो है किसी भी चीज को जो है वो जल्दी सीखता है। सेकंड पॉइंट है सामग्री का एकीकरण यानी इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट, यानी कि हमें कोई भी विषय का जो है पाठ को जो है जोड़कर पढ़ाने की आवश्यकता है ताकि बच्चे को जो अच्छे से समझ में आ सके। लाइक कभी आपने देखा कि मैं भी जब आपको पढ़ाता हूँ तो आपको काफी सारे एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो मैं एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ, आपके जो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड मैं आपको जो है सारी चीजें जोड़ के बताता हूँ। तो आपको भी जो है इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट करना है, यानी कि सामग्री का एकीकरण करके जो है बच्चे को पढ़ाना है। ये प्रभावी शैक्षणिक के जो है मतलब तकनीक है, और भी है, मैं बताता हूँ अभी आपको। उसके बाद जो है हमें बच्चे को जो है विभेदी निर्देश यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देके जो है हमें बच्चे को पढ़ाना चाहिए। अगर आपके क्लास में 30 बच्चे हैं तो जरूरी नहीं है 30 बच्चों को जो है आप एक ही मेथड से पढ़ा दो। 30 बच्चे हैं तो क्या पता 10 बच्चों को समझ ही ना आया आपने जो पढ़ाया है, तो उसको उस तरीके से जो है डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देके जो उनको पढ़ाओ। कोई भी बच्चा कोई भी विषय एक ही तरीके से नहीं सीख सकता, उसको अलग अलग तरीके से जो है सिखाने की हमें आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, अगर बच्चा अगर किसी भी एग्जाम में फेल होता है, ये हमारे एनसीएफ में बोला गया, अगर बच्चा अगर किसी भी एग्जाम में फेल होता है तो बच्चा नहीं फेल हुआ, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ है, वो टीचर फेल हुआ है जो उसको पढ़ा नहीं पाए। क्योंकि बच्चा तो भाई मतलब एक क्यूरियोसिटी के साथ आया ही है स्कूल सीखने के लिए, आप उसको सिखा नहीं पाए, आपकी कमी है, तो ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद है विषम क्षमता समूहन, हमें बच्चे का जो है हेट्रोजीनियस एबिलिटी ग्रुपिंग करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि हमें एक ऐसे ग्रुप बनाना है जिस पर अलग अलग शैक्षणिक उपलब्धि यानी एकेडमिक अचीवमेंट वाले बच्चे एक ही ग्रुप में शामिल हो।
हो। इसका मतलब होता है कि जैसे किसी को मैथ आता है, किसी को इंग्लिश आता है, तो हमें ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे हो। जरूरी नहीं है कि जिसको मतलब जैसे इंग्लिश किसी को नहीं आ रहा है तो आप जो है उसको जो है होमोजीनियस ग्रुप बना दो। होमोजीनियस यानी समान समता समूहन वाले ग्रुप बना दो। ऐसा आपको कभी नहीं करना। आपको जो है हमेशा हेट्रोजीनियस ग्रुप ही बनाना है जिसमें डिफरेंट एबिलिटी के बच्चे हो, जिसमें किसी को मैथ आता हो तो किसी को इंग्लिश नहीं आता तो भाई वो इंग्लिश वाला मैथ को समझा देगा, मैथ वाला इंग्लिश को समझा देगा। तो आपको इस ग्रुप का जो है निर्माण करना है। ये कुछ प्रभावी शैक्षणिक तकनीकें हैं जो आपको जो है जब आप गवर्नमेंट टीचर या प्राइवेट टीचर बन जाओ तब आपको जो अपने क्लासरूम में इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद इसी में कुछ नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्वाग्रह का अभाव, लिंग मुक्त दृष्टिकोण, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे लैक ऑफ प्रिजुडिस, और जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव। क्या होता है ये? इन सारी चीजों से जो है हमें कक्षा को मुक्त करना है। क्यों करना है? देखो, पूर्वाग्रह का क्या मतलब होता है? लिंग मुक्त दृष्टिकोण का तो मतलब आपको पता ही चल गया कि हमें जो है बच्चे में जो है लड़का लड़की या लिंग, ये सारी चीजों जो है जेंडर स्टीरियोटाइप को जो है प्रमोट नहीं करना है। तो ये लिंग मुक्त दृष्टिकोण हो गया। हमें जेंडर न्यूट्रल भाषा का जो हमें कक्षा में प्रयोग करना है। लेकिन पूर्वाग्रह का अभाव का मतलब होता है कि बिना किसी पूर्वाग्रह के, यानी जो टीचर के मन में जो बच्चों को लेके जो पूर्व धारणाएं बनी रहती है, कोई बच्चा आर्थिक रूप से कोई कमजोर है या कोई जाति के जो है मतलब लेकर, किसी बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, लिंग क्या है, जाति क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है मुक्त करना है। ये सारी चीज़ें जो है कक्ष में नहीं करना है। ये सारी चीज़ों को जो है, इस सारी चीज़ों का जो है आपको अभाव रखना है। क्योंकि अगर आप ही इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे, सारी चीज़ों को देखोगे तो फिर बच्चे क्या ही पढ़ेंगे, तो वो तो आपको ही मालूम है। तो इन सारी चीज़ों को जो आपको नकारना है अपने कक्ष में। उसके बाद इसी में जो है लिंग मुक्त दृष्टिकोण का मतलब होता है समाज में फैले लिंग रूढ़िबद्धता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप, जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताई दी, इन सभी को जो है दूर करना है। हमें जो है जेंडर न्यूट्रल भाषा का जो है प्रयोग करना है। जैसे कि कैमरा मैन की जगह मैन शब्द जो है जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया। इस सारी चीज़ों को जो है हमें नहीं करना है। मैन की जगह हम जो है बोल सकते हैं कैमरा पर्सन, बोल सकते हैं चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन, प्रिंसिपल, टीचर, तो ठीक है। उसके बाद जो है खैर ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वहाँ पे। तो एज अ टीचर बनने के बाद जैसे आप टीचर बनोगे तो आपको ये सारी चीजें जेंडर न्यूट्रल भाषा का जो है कक्ष में प्रयोग करना है। उसके बाद है समतावादी शिक्षण छात्र, यानी कि इक्विलिटेरियन पेडागोजी का जो है आपको प्रयोग करना है। हमें ऐसी व्यवस्था करना है ताकि सभी बच्चे जो है एक समान शिक्षा मिल सके और सभी को जो है समान अवसर का जो है लाभ उठा सकें। तो आपको जो है इक्विलिटेरियन पेडागोजी का जो है प्रयोग करना है, जिससे जो है सभी बच्चों को एक समान शिक्षा मिल सके और सभी को एक समान लाभ हो सके। उसके बाद इसी में जो है लास्ट है सक्रिय अध्ययन, यानी कि एक्टिव लर्निंग आपको जो है कक्ष में करवानी है। हमें अपने कक्षा में सक्रिय रूप से जो है बच्चे को सिखाना है, जहां बच्चा और शिक्षक दोनों जो है सक्रिय हो, बच्चे की जो है सक्रिय भागीदारी बने रहे, बच्चा जो है कक्ष में पैसिव ना रहे। पैसिव का मतलब हो गया कि बच्चा निष्क्रिय रूप से जो है सिर्फ और सिर्फ टीचर की बात ना सुने, बच्चा जो है एक्टिवली जो है टीचर को जो है रिस्पॉन्स भी करे। कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो वो टीचर से पूछे। तो इसको जो है हमें एक तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम बनाना है, जहाँ पे जो है शिक्षक और बच्चे दोनों एक्टिव रहते हैं। हमें टीचर सेंटर्ड क्लासरूम नहीं बनाना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है क्षमता समूहन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग, यानी कि हमें जो है कक्ष में किस टाइप की ग्रुपिंग बनानी है। जैसे कि मैंने जो पेडागोजिकल वेज में अभी पीछे बताया था कि हमें जो है कक्ष में हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग करनी है, क्षमता समूहन जो है हमें ग्रुप बनाना है। तो देख लेते हैं दो ग्रुप कौन कौन से होते हैं और हमें किस ग्रुप से बचना चाहिए। तो पहला है समान समूहन। हमें ये क्लासरूम में कभी भी नहीं बनाना है। समान समूहन का मतलब होता है कि सेम एबिलिटी वाले बच्चे, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो उस ग्रुप में खाली इंग्लिश जिसको नहीं आती है तो वो सारे बच्चे रहेंगे। तो आप सोचो, जिसको इंग्लिश नहीं आ रही है उस ग्रुप में सब इंग्लिश जिसको नहीं आ रही है वो सारे बच्चे हैं, तो वो एक दूसरे से क्या सीखेंगे। लेकिन जो दूसरा ग्रुप होता है हेट्रोजीनियस ग्रुप होता है, उसमें किसी को इंग्लिश नहीं आ रही है तो किसी को मैथ नहीं आ रही है, तो मतलब जिसको मैथ नहीं आ रहा है उसको इंग्लिश आ रहा है, जिसको इंग्लिश आ रहा है उसको मैथ नहीं आ रहा है, तो वो एक दूसरे को जो है वहाँ पे सहयोग करके जो है एक दूसरे से सीख सकते हो। तो हमें ऐसा ग्रुप बनाना है। तो चलो अब जो है हम पढ़ लेते हैं आपके नोट्स के हिसाब से। समान समूहन का जो है हमें, यानी कि विद इन क्लास ग्रुपिंग हमें नहीं करनी है। तो विद इन क्लास ग्रुपिंग में क्या होता है, इसमें समान समूहन वाले बच्चों को जो है एक छोटा ग्रुप बना दिया जाता है। इसमें सभी बच्चे सिमिलर एबिलिटी वाले होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। उसके बाद जो दूसरा ग्रुप है वो है विविध समूह, यानी हेट्रोजीनियस ग्रुपिंग, यानी बिटवीन क्लास ग्रुपिंग हमें जो है अपने कक्ष में बनानी है। इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चों का जो है ग्रुप बनाया जाता है। यानी कि एक ग्रुप होता है उसमें जो है अलग अलग एबिलिटी वाले, किसी को मैथ नहीं आ रहा, किसी को जो है कुछ नहीं आ रहा, किसी को पेंटिंग आती है, किसी को पेंटिंग नहीं आती है, किसी को गणित आ रहा है, किसी को कुछ नहीं आ रहा है, तो वो सारे बच्चे इसमें शामिल होते हैं। इस ग्रुप को जो है समान समूहन वाले ग्रुप से अच्छा माना जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझा ही दिया था उदाहरण के माध्यम से। तो आप जो इसको नोट्स में बनाना
वाला और ध्यान रखना है, नोट्स जैसे बनाते हो ना उसको 2 से 3 बार रिवीजन करना। वैसे तो मैं आपको पूरा नोट्स बना के ही देता हूँ, और ध्यान रखना सारे जो नोट्स है ना मेरे, जो भी मैं ये सारा कुछ पढ़ा रहा हूँ, ये सारा पीडीएफ जो है ना, ये सारा पीडीएफ में हमारे जो है स्टडी एरिया क्लास के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप सर्च बॉक्स में जाना, जैसे ही टेलीग्राम ओपन करोगे सर्च बॉक्स में जाना और वहाँ पे टाइप करना स्टडी एरिया क्लास, और वहाँ से जो है आप जो है हमारे चैनल को ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और वहीं पे जो मैंने पिन कर रखे हैं सारे नोट्स, क्लास 1 2 3 4 5 ऐसे करके सारे क्लासेस के नोट्स है, आप उनको जाके जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक आपके सामने है शैक्षणिक अनुप्रयोग। अभी जितना भी हमने पढ़ा है इसका हमें शैक्षणिक अनुप्रयोग इम्प्लीमेशन क्या करना चाहिए हमें अपने एजुकेशन में। देखो फर्स्ट पॉइंट है, बच्चे को जो समझ में आ रहा है उसी हिसाब से जो हमें अपना पाठ्यक्रम निर्माण करना होगा। जो हम अपना टीएलएम बनाएंगे, जो हम पढ़ाने से पहले जो हम टीएलएम बनाते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसको हमें किस टाइप से बनाना है। जो हमें बच्चों को जो देख लेना है, बच्चों को परख लेना है, बच्चों को ऑब्जर्व कर लेना है। जब आप टीचर बन जाओगे तब की बात बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से जो हमें पाठ्यक्रम बनाना है, ये हमें इम्प्लीकेशन करना है अपने एजुकेशन में। उसके बाद विविध समूहन का जो एक छोटा ग्रुप हमें जो है कक्ष में बनाना है, जो मैंने अभी हेट्रोजीनियस समूह बताया आपको। उसके बाद हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पाठ खत्म होने के बाद जो है बच्चों को समझ में आया कि नहीं, ये जो है हमें बच्चों से एक फीडबैक लेना है। बच्चों को जो है कुछ क्वेश्चन पूछ के जो है उनसे जो है ये सारी चीजें फीडबैक उनसे जो हम लेंगे। उसके बाद इसी में कुछ और पॉइंट है, कक्षा में सभी बच्चे एक दूसरे का सहयोग करें, सीखे, ऐसा जो है हमें वातावरण हमें तैयार करना है। यानी कि बच्चे जो है एक दूसरे से सहयोग करके सीखे, ना लड़ाई झगड़ा वगैरह ये सब ना करें, सहयोग करके जो है मिलजुल के जो है क्लास में जो है अध्ययन करें। उसके बाद है बच्चों की आवश्यकताओं को हमें जो है ध्यान में रखना होगा, क्योंकि बच्चा ही भगवान है आपके इस परीक्षा के माध्यम से। क्योंकि बच्चे को अगर आप सेंटर में रख के कोई भी आंसर करते हो तो आपका जो है बिल्कुल वो आंसर सही माना जाएगा। क्योंकि अगर बच्चे को आप नकार दो, बेशक आप टीचर बनने के बाद बच्चों को कूट देना, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अभी जो है किताबी ज्ञान के जो अकॉर्डिंग आपको जो है बच्चे को भगवान मानना है और उसी के हिसाब से जो आपको अपना पेपर देना है। उसके बाद जो है विभिन्न खेल व गतिविधि के माध्यम से हमें बच्चे की जो क्षमता है और वह कौशल है उसको हमें बाहर लाना है, ताकि जो बच्चे का जो टैलेंट है वो दबे ना। जैसे किसी बच्चे में अगर पेंटिंग का मतलब कोई ड्राइंग कंपटीशन में अच्छा कर रहा है, ड्राइंग अच्छा बना रहा है, तो उसको ड्राइंग कंपटीशन में भेजो, उसको उस क्षेत्र में जो है अच्छा करो। उसके बाद कोई डांस में अच्छा है तो उसको डांस के क्षेत्र में अच्छा करने के लिए बोलो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है। तो आज जो भी टॉपिक था हमारे इससे रिलेटेड, तो ये जो टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया आपको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला, आप हमारे चैनल से जुड़ के रहना, और बाकी वीडियोस भी आप हमारे देख लेना। प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहाँ पे मैंने जो है पूरा एक सीटेट सीटीपी का प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको जो है आप जाके देख सकते हो। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।